आर्मी के जवान है वो तो थोड़े डिसअपॉइंटेड हुए क्योंकि ये एयरफोर्स ने ही पूरा काम निपटा दिया। आज की जो ये टेंशन वाली सिचुएशन है, क्या ये फुल स्केल वॉर बन सकता है या ये पॉलिटिकल सिग्नलिंग तक ही लिमिटेड रहेगा? India is a bigger nuclear country than when we look at Pakistan. जब आपकी पोस्टिंग वॉर जोन या कॉन्फ्लिक्ट जोन में होती है, तो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ ग्राउंडेड? You are mentally prepared to lose your life. At that moment, you are not thinking of it. आज एआई और ड्रोन्स ऑलरेडी बैटलफील्ड का हिस्सा बन चुके हैं। Requirement with the AI, with the machinery, with the warfare technique will change, system will change, but the soldier is still required. एक ऐसा स्लैंग जो आर्मी वाले यूज करते हैं और सिविलियंस नहीं समझ सकते। He can be a bloody good guy and he can be a bloody fool. Fool also. But in both the cases, he'll be bloody. Yeah. 78 years back, we created Pakistan. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विच टॉक, जहां हम हर प्रोफेशन के बारे में 360 डिग्री इंसाइट्स शेयर करते हैं। एंड टुडेज एपिसोड इज एन ऑनर फॉर मी। आज हम उन लोगों से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ करियर नहीं चुना, उन्होंने एक मिशन चुना, जिन्होंने सिर्फ सैलरी स्लिप्स नहीं ली बल्कि बॉर्डर पर कुर्बानियों के सनद लिखे। प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग टू ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, battle-hardened and visionary leaders from the Indian Armed Forces, retired Brigadier Karan Singh Rathod sir, a warrior scholar who joined NDA in 1975 and served in some of the most critical operational roles across Baramulla, Tawang, Jodhpur Ops Branch, and also on deputation with RAW. His strategic acumen and leadership in Northeast Commands make him a living textbook on India's defense front lines. I'm also honored to welcome retired Brigadier K. Birendra Singh ji, a second-generation officer from the elite Gorkha Rifles, whose service journey spans the glaciers of Siachen to the deserts of Rajasthan, of course, and the jungles of Northeast to the training academies of Shimla and Pune. Post-retirement, his leadership extended into CRPF till 2021. ये दोनों ऑफिसर्स एक कहानी नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है, और उनसे मिलकर आज हमारी नई जनरेशन समझेगी कि यूनिफॉर्म सिर्फ पहनने की चीज़ नहीं है बल्कि एक सोच है। दिस एपिसोड isn't just about uniforms, medals or borders. It's about what it means to serve the nation beyond hashtags. How life in the army shapes character, courage, and conviction. And most importantly, what young students can learn from a soldier's code of life. So whether you dream of joining the NDA or simply want to understand the mind of those who protect our peace, this is an episode you simply can't miss. So welcome, sir. It's an honor having both of you here. It's a pleasure for us to have you at our podcast. Thank you. So our first segment is Journey into the Armed Forces. ब्रिगेडियर राठौड़, आपसे स्टार्ट करते हैं। सर, आप ये बताएं, जब आपने एनडीए ज्वाइन किया तो क्या मोटिवेशन था? फैमिली ट्रेडिशन, पेट्रियटिज्म या कुछ और? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस तो एक फैमिली ट्रेडिशन रहा है। मेरे पिताजी इन्फेंट्री में थे, रिटायर्ड एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल। मेरे जो दादाजी थे मैटरनल साइड से, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 दोनों लड़ी और डेकोरेटेड थे। सो मिलिट्री फोर्सेस का जो में जाने का जो रवैया है, एक ट्रेडिशन मेरे परिवार में शुरू से था। और बचपन से मुझे एक ही यूँ कहें, एक ही मेरा एम था, एक ही फोकस था, एक ही जज्बा था कि सेना ज्वाइन करनी है, आर्मी ज्वाइन करनी है। तो मेरा तो कोई प्लान बी था ही नहीं, सिर्फ एक ही प्लान था, प्लान ए, और वो था कि जाना है। तो स्कूल के बाद उस टाइम 11वीं होती थी और उसके बाद मैंने एनडीए के एग्ज़ाम में बैठा था और उसमें सिलेक्ट हो गया और फिर एनडीए चले गए। सो व्हाट मोटिवेटेड मी,
एज अ आर्मी कैड मैंने देखा, जो मेरे सर्विस के अंदर देखा, जो एज अ चाइल्ड मेरे पिताजी अलग अलग स्टेशंस में रहे और जो माहौल जो रहा, सो वो एक तरीके से मैं यूँ कहूँ कि मेरे जहन के अंदर बैठा हुआ था, और उसी रास्ते पे मुझे भी चलने का एक मौका मिला, और एक जुनून था कि मैं वही रास्ते जाऊंगा। वैसे मैं तो पूरे कंट्री में मैंने पढ़ाई करी है, जहाँ जहाँ मेरे पिताजी पोस्टेड थे, पर लास्ट 3 इयर्स मैंने अजमेर मिलिट्री स्कूल से करे, और 76 जनवरी में आई जॉइन एनडीए। 3 साल का कोर्स होता है, तो 76, 77, 78 3 साल एनडीए में था, और 79 में देन आई जॉइंड आईएमए, और दिसंबर 1979, 22nd December 19, I was commissioned as a second lieutenant in 17 Puno Horse. So that was how this was, and I would say जो ट्रेनिंग की जर्नी थी, that was also very challenging, exciting, very dynamic, and undoubtedly the training is so designed, it takes you to the extremities of your tolerance. So at the end of the day, when you come out of it, you can, you are capable of far more than what you think you are capable of. ब्रिगेडियर सिंह, आप ये बताएं, सिंस यू आर अ सेकंड जनरेशन ऑफिसर, तो क्या प्रेशर ज़्यादा था एक्सपेक्टेशंस का, या आपको वो कॉन्फिडेंस था कि ये तो खून में ही है मेरे? ये लगता है कि हम दोनों इसी बैकग्राउंड से हैं, जहाँ पर बचपन से आर्मी देखते आए थे। मेरे फादर भी 1944 आईएमए से कमीशन हुए थे। देन व्हेन द ब्रिटिश वर लीविंग, ही वाज पोस्टेड टू गुरखस 1947 दिसंबर में। तो बचपन से देखते आए थे गुरखस, और मन में कभी कभी वो यूनिफॉर्म निकालते थे धूप में लगाने के लिए रिटायर होते। हम छोटे थे स्कूल में, जेवीएस में, यूज्ड टू पुट ऑन दैट, इधर आजा पहनो। वी हैव 5 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, तो सबको बारी बारी पहनाते थे। सो आई वाज द लकी वन हु केम हियर। एंड हाँ, एक व्हेन यू लुक एट इट, मन में था कि भैया आर्मी में जाना और पेरेंटल यूनिट में ही जाना, साइंस मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। फिर ऐसा हुआ कि जो मन में आता वो करना चाहिए। पुराने ज़माने में पेरेंट्स का इतना वो नहीं करते थे कि व्हाट यू हैव टू स्टडी। सो आई वाज रीडिंग लॉट ऑफ लिटरेचर जेवीएस की लाइब्रेरी में। सो आई थॉट व्हाई नॉट डू ऑनर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। सो आई डिड माई ऑनर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, देन जॉइंड आईएमए। बिफोर माई ग्रेजुएशन रिजल्ट वॉज आउट, माई एसएसबी क्लियरेंस आ गया था। एंड देन बीइंग इन आईएमए, एम क्लियर था। बाकी एक होता है कि आपको चॉइस देनी पड़ती है कौन सी रेजिमेंट ज्वाइन करना चाहते हो। तो हमारा तो क्लियर था कि 2nd 3rd गुरखा राइफल्स में जाना है। सो व्हेन आई पास्ड आउट, आई हैड माय फादर्स गुरखा हैट, फादर की बेल्ट भी थी, जो स्टार पहले सेकंड लेफ्टिनेंट एक स्टार लगता था वो भी फादर के थे। तो सारे वही थे, और ऑप्शन में 5 ऑप्शन देने पड़ते हैं, सब में पेरेंटल क्लेम, यू गेट अ चॉइस। पेरेंटल क्लेम में आपके लिए वैकेंसी नहीं होती थी, उस यूनिट में वैकेंसी बनाई जाती। सो आई गॉट अ वैकेंसी कन्फर्म, आई एम गोइंग टू 2nd 3rd गुरखा राइफल्स। सो पेरेंटल क्लेम यूनिट में पहुंच गए, एंड देन जर्नी वाज गुड वेरेवर वन हैव सर्व्ड अक्रॉस द कंट्री। सो ब्रिगेडियर राठौड़, आप बताएं, दे से एनडीए टफन्स यू नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली एंड इमोशनली एज वेल। सो कुछ यादें या इंसिडेंट जो आज भी याद आते हों आपको ट्रेनिंग के दिनों के? देखिए, ऑन द लाइटर साइड, ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह तो वहाँ रहे एज अ इंस्ट्रक्टर, सो ही सॉ द फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और मैं वहाँ था एज अ कैडेट। सो इन फर्स्ट टर्म व्हेन आई गॉट, उस टाइम ये इंटरनेट ब्रिगेड तो था नहीं, वो लेटर आता था। मैं मेरे गांव झाड़ोद में था, तो वहाँ कोई डाकिया भी कभी जाता नहीं होगा, तो वो चिट्ठी विट्ठी मोला सब छोड़ जाता था, और कोई रोड भी नहीं थी, कोई छकड़े पे कोई जा रहा हो तो उसको बोल देते थे कि ये वहाँ पहुँचा देना, तो वो गांव में वो लेटर लूट लेके आ जाता। तो मेरे को तकरीबन 25 दिन लेट, मुझे ये तो पता था मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, बट आई वाज वंडरिंग कि वो ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं आ रहा, तो वो आया। सो आई रीच्ड पूना स्टेशन about a month late, almost, or 25 days late.
So obviously वो जो रिसेप्शन, जब ये नए नए जाते हैं कैडेट्स तो इनकी बसेस होती हैं, ये वो रिसेप्शन सेंटर वगैरह सब होता है. तो वहाँ कुछ नहीं था, एक एनडीए की स्टाफ कार खड़ी थी और एक ड्राइवर खड़ा था, सिविलियन ड्राइवर, अपना खाकी ड्रेस पहने हुए. तो मैं उसके पास गया, मैं बोले एनडीए से कार आई है? बोलता हाँ. Says, कौन आया है? कि डिप्टी कमांडेंट आए हैं. I had no idea who डिप्टी कमांडेंट. I was just a 18-year-old kid. तो I said मेरे को अभी एनडीए जाना है, आप ले जाओगे? He says नहीं, you can't go, वो तो डिप्टी कमांडेंट आए, अपनी डॉटर को लेने आए. So then I waited. So the deputy commandant and his daughter came. So I walked up to him. I said, excuse me, sir, are you going to NDA? He said, yes. I said, I've come to join NDA. May I take a lift with you? I think he was too shocked and surprised to say no. So he looked at my वो NDA trunk नहीं होता है, so many inches by so many inches, and everything is, they give you the dimensions are specified. Says, if that trunk and that bedroll can fit into the dicky, I have no problems. So I asked the driver, it fitted in. I said, it fits in. He says, okay, you sit down. And I sat down in front and pure raste. I was talking to his daughter, to him and all that. He dropped me off in my hunter's cotton, which I joined. And then the instructor, the captain, in whose charge I was given, he asks me, how do you know the deputy commandant? I said, I have not seen him. This is the first time I've seen him. And he says, and then how did you ask him to give you a lift? I mean, a cadet, who be first termer, asking the deputy commandant of NDA for a lift. I mean, later on I realized it is like asking for the moon. I mean, how dare you types, you know. So the other one is this thing, and as I was saying, it tested you. In first term, the seniors, you had very strict, to follow very strict table manners. And if you didn't know how to use crockery and cutlery and all that, you would probably not, you would not be allowed to eat at that time. I don't know how it is now. Our riding instructors are very strict. A lot of them were Marathas, because Pune mein academy hai Khadagwasla mein, so a lot of them Marathas from the 61 Cavalry. And a lot of cadets who were from Delhi, urban areas, उन्होंने घोड़ा देखा नहीं था. बैठने से की बात तो दूर रही, वो घोड़ा उन्होंने देखा नहीं था. तो उनकी अब वो they teach you the rough and ready way. So वो बैठेगा, घबराएगा, student cadet. So he would initially teach you a little and then take you out and put you on a canter or a gallop. Half the fellows would fall down. And the instructor would tell, he would address us. He says, तुम घोड़े पे बैठो, तुम मर जाएगा तो तुम्हारे पिताजी को जवाब मैं देगा, पर तुम घोड़े पे बैठो. So it was ready and rough and ready way, and a lot of chaps would have sort of ejected, but the team spirit that you build up, you know, like in a batch you have about 20 odd boys in the same term, the mutual support that one man lends to the other is huge. And that ensures that together you are able to take that, but individually you may not be in a position to do. So when you are together enduring something, you draw a lot of support, both mental and moral, from each other. So NDA, but as you become high, you go to senior terms, second term, third terms, things are more focused towards training and all that, and the art of war and firing and this thing and whatever. So academics is very important in India. They give a lot of stress to academics. I must narrate this story to you. So we had a new physics teacher who came from a totally civil background. We were in our first term, right? Still, physics class. Now, getting a hearty breakfast is very important, because you get about 5 minutes to have your breakfast. You get about 35 minutes to go back from your class, have a bath, report to the senior cadet who's going to check whether you've had a bath, right?
then you go and change, then he'll say your shoe is not signing, go and... So, and at the end of the story is you may get about 3.5 to 5 minutes to have your breakfast, or 6 minutes, right? So, and that is the NDA breakfast is supposed to be very hearty breakfast. So now how to so me and my friend, we told the physics teacher, okay, sir, we have to leave early. After his class was usually before the breakfast break. He says, why? So our table manners are not good, and the head waiter has ticked us off that you don't know how to eat at the table. So you will report to me 10 minutes before breakfast break so that you will learn how to eat at the table. He says, otherwise, sir, he will not let us eat. He says, no. He's South Indian, very sweet guy. No. You go. So we would go 10 minutes before. जल्दी से जाकर चेंज किया खटखट, कोई बात कुछ नहीं, खाकी केडीज पहनी, खाकी shorts and shirts, and go and have a nice breakfast and put a few extra sandwiches in your pockets. And before the others were coming in, we were out, and till he got smartened up. Obviously, he asked his colleagues that two of these guys, they don't know how to eat at the table, and I've been having to send them out. They said, obviously, then he learned that. So that's how India was. It's got a lot of sports, a lot of physical activity, cross-country games, football, basketball, hockey, boxing, swimming, camping. So, yeah, a lot of, as I was telling your children, a lot of physical activity. So now we come to the next segment, which is war zones and strategic postings. So I would like to start with you, Brigadier Singh. आप बताएं, you have served in glaciers, deserts, jungles, and the Eastern Command as well. So what was the most demanding terrain and why? I think in comparison, when you look at all places, jungles, desert, built-up areas, canal, river terrain, the most challenging area was the glacier, Siachen Glacier. The thing is obvious because you are also battling with the weather. The temperature used to be minus 20, minus 30 degrees. The minimum altitude where you used to be around 12,000 feet. And you climb up. And when you climb up, the system of acclimatization is there. You can acclimatize every stage, 3-4 stages, and you reach 21,000, 22,000. So first thing is there that you have to battle against the weather. The rest, your operational and enemy comes later on, right? And in that sort of climate and terrain, it's not only you have to be physically fit, mentally robust. The troops under your command also has to be likewise. And your equipment also has to be functional. You have to ensure that they are functional. Living there every day was a challenge. Food, yes, was one which one used to eat whatever was available. Things were available because it used to be sometime fresh used to come. Enemy was very close, so-called. He was close to us visibly and within the firing range. We used to share our shots sometime. That was also good. So one day one of my officer was there. So that guy was very energetic. Winters. He went skiing to the other side. Winter vacated post. And he came back with some bounty. Things, sleeping bags and maybe rucksack and those things. Then he comes, sir, मैं आज वहाँ जाके आया. So difficult. You can't read. Next time you don't go. But younger generation like that, they can do anything. We had to do certain operations there, and they were very demanding. But only issue which I feel is that the proper acclimatization which were there, one was able to reach those places, work there, and in a good shape, good condition. Difficult situations where that one used to have, avalanches used to come, but avalanche warning was there. आप कहीं पर भी हो, आपका एटीट्यूड, आपके विचार आपको खुश रख सकता है. The happiness is within you. Work was there, difficulties were there,
but they are surmountable. You can overcome those difficulties, and if you do your planning. So I enjoyed my tenure there. I did what was required to be done. Many incidents are there. My buddy, if I used to tell him, go to sleep, don't wait for me. That guy used to keep on waiting for me. You come at 8 o'clock, 10 o'clock. Say, what are you doing here? Some, I was waiting for you. So that is the bonding, what he was saying. The bonding is there. That's how the survival. So I won't call it difficult because I never faced any difficulty in any places wherever planning was done. I was prepared. Well prepared, good planning. Enjoyed my stay at that place also. I used to land there and I used to feel the wind chill going from down below from Chandigarh, and lovely place. So still I feel, I sometimes look back. The journey have been good, and more so with your troops you have been there. So that's the best part is that. राइट. सो ब्रिगेडियर राठौड़, आप बताएं कि आपकी पोस्टिंग वैली में भी रही है, नॉर्थ ईस्ट में भी आप रहे, फिर जोधपुर ऑप्स ब्रांच में रहे, इवन रॉ में भी आप ने अपनी सर्विसेज दी हैं. सो हर जगह का एक अलग टेम्परामेंट होता है. सो किस जगह ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला आपके ऊपर? ये रेजिमेंटल सोल्जर्स जो होते हैं, जैसे ब्रिगेडियर साहब और मैं दोनों हैं, समय समय पे हमारी स्टाफ के ऊपर पोस्टिंग्स होती रहती है. कुछ रेजिमेंट टेन्योर होता है, फिर कुछ सर्टन सर्विस पे अलग अलग स्टाफ पे. बाद में जब रेजिमेंट का टेन्योर ख़त्म हो जाता है, हम कमांड कर लेते हैं. उसके बाद जनरली स्टाफ के ऊपर और दूसरी कमांड अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं, जैसे ब्रिगेड, दोनों ब्रिगेड कमांडर्स रहे. सो अरुणाचल में, मेघालय में तो मैंने मेरी ब्रिगेड कमांड करी थी. एक माउंटेन ब्रिगेड थी जिसका ऑपरेशनल रोल अरुणाचल में था. नॉर्थ ईस्ट के अंदर मेरे करीब 3 से ज़्यादा टेन्योर्स थे. जैसे सिलीगुड़ी में मैं रहा, सिक्किम में रहा, उमरोई जो मेरी ब्रिगेड थी यहाँ रहा. ये टेन्योर्स काफ़ी, जो मैं आर्मर्ड कोर का होने के फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं आर्मर्ड कोर का हूँ और ज़्यादातर टैंकों की सर्विस डेजर्ट के अंदर और प्लेन्स के अंदर होती है. सो ये काफ़ी चैलेंजिंग थे. I served in the valley also. I was with the divisional headquarters at Baramulla, and that was also very interesting tenure, quite challenging. उस टाइम वो earthquake आया था मुजफ्फराबाद वाला, जिसके अंदर I think 7 Richter scale का था वो, जिसमें काफ़ी बर्बादी हुई थी. So we were deeply involved in के relief activities उसके अंदर में. सो ब्रिगेडियर सिंह, आप ये बताएं कि जब आपकी पोस्टिंग वॉर जोन या कॉन्फ्लिक्ट जोन में होती है, सो हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड? आई मीन, देशभक्ति का जज्बा तो होता है, बट मेंटली या इमोशनली हाउ डू यू कोप विद इट? इसमें द फर्स्ट क्रेडिट फॉर ऑल द सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स गोज टू देयर ट्रेनिंग अकेडमीज. द फियर फैक्टर इज टेकन आउट फ्रॉम यू. अब जैसे आपको 10 मीटर 12 मीटर ऊपर से स्विमिंग पूल में जंप कराते हैं, ठीक है, सम इनिशियली अफ्रेड, रेस्ट जंप. आप कमांडो कोर्स करते हैं जिसमें यू आर डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स फिजिकली, मेंटली. यू रन 40 miles with 28 kg of weight with your weapon. You complete that, then you feel I can do it. And you jump, you are in difficult terrain, everywhere you are working. अब आई बात की द फियर फैक्टर जो है, फियर फैक्टर उस ट्रेनिंग से ही आपको ग्रूमिंग इनिशियली से हो जाता है, राइट फ्रॉम योर एकेडमी डेज टू योर वेरियस कोर्सेज. जब एक्चुअल कॉम्बैट एरिया में आप जाते हैं तो उसमें भावना क्या होती है कि भैया आपका यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड टू लूज योर लाइफ फॉर दैट थिंग, एंड फॉर दैट यू आर एट दैट मोमेंट यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ इट. आप सोचते हो भाई मैं दुश्मन है या मिलिटेंट है, मैं उसको मारूंगा. आप कभी नहीं सोचते कि भाई मैं मर जाऊंगा. पहली चीज, यू आर पॉजिटिव ऑलवेज. इफ यू थिंक नेगेटिव यू कांट गो एंड फाइट. यू आर थिंकिंग दैट. दूसरा क्या है कि आपके पास में टीम है, लोग बाग हैं सारे, तो मेंटलिटी ऑफ ऑल ऑफ देम आर सेम. मैंने मेरी ज़िंदगी में कोई भी ऑपरेशन में, कोई भी सिचुएशन में किसी लड़के को, किसी जवान को, किसी ऑफिसर को बैठते हुए नहीं देखा कि सर आए मेरे दर्द हो गया, मेरा पेट खराब हो गया. नॉट अ सिंगल गाय.
टू द एक्सटेंट अगर आपको असॉल्ट के लिए जाना है एल्टीट्यूड में, एक भी बंदे ने किसी ने रिपोर्ट स्टिक नहीं किया. दे वर प्रिपेयर्ड एंड यू कुड सी इट इन देयर आइज. अब आई बात कि तैयारी करते हुए आप क्या करते हो, आपको ताजुब होगा. आई एम फ्रॉम गुरखाज, तो सबकी खुकरी दार लगा के लास्ट में खुकरी चार्ज होता है कि हथियार में एम्यूनिशन कम ही होता है, सारा जाते पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाएगा. तो फाइनली इट वॉज एट खुकरी चार्ज. तो दे ऑल ऑफ देम हैड द गुड खुकरीज विद धार लगा हुआ तैयार wherever they used to go. And at times I would say that fate and destiny in one issue. I had one of my officer, again it is believing thing is there, he had 30-40 rounds in कोट पर का होता है ना, ऊपर पहनते हैं विंटर में, लेकिन उसकी एक भी गोली नहीं लगी थी. वो उसके सोनियर रखा हुआ ऐसे गिन लो आप, यहाँ से निकल रही यहाँ से निकल रही. सो दैट इशू नेवर कम्स योर हेड. नंबर वाई दूसरा एक कारण और है. उसमें मैं एक कारण ये बताता हूँ, ट्रेनिंग के अलावा एक हमारा जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, सोसाइटी स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. वी आर नॉट दोज न्यूक्लियर फैमिलीज, यू योर वाइफ एंड योर किड्स. पीपल आर देयर, सो दैट द स्ट्रक्चरिंग इज डिफरेंट. एंड दूसरा ये कि व्हेन यू आर इन ऑपरेशनल एरिया, आप कभी नहीं सोचा कि मेरे कुछ हो गया तो क्या होगा. अगर वो दिमाग में आ गया तो आप काम नहीं कर सकते. It never came in the head. When I've been in counterinsurgency in Kashmir also, in Northeast also, other places also, and when I've been at the extreme, I would say the extreme circumstances where मेरा एक आया, my officer mess in charge होता है, mess हवलदार. So we are going across and taking up something. He said, साहब भोली ब्रेकफास्ट कहाँ खानू? नहीं भोली ब्रेकफास्ट में मैं त्या माथी त्यो डाणा ऊपर, दैट माउंटेन टॉप, वी विल कैप्चर दैट एंड वी विल हैव ब्रेकफास्ट देयर. So then my Gurkha asked, what would you like to have in breakfast? I said, I'll have single fry. होंचे साहब, ब्रेड भी होंचे, मक्खन टोस्ट. हाँ साहब त्या कितने बजे? गुरखा वाली कितने बजे? मैंने कहा 8 बजे खाऊंगा. होंचे ठीक है साहब, 8 बजे ब्रेकफास्ट मिल जाएगा उधर. So that is see the positiveness in that, dedication. There's no ambiguity. I have to have breakfast at that place, I'll have breakfast. My boy who is in charge of mess, he said, I'll make you a single fry there with bread, with jam, butter, everything. I'll serve you at 8 o'clock there. So that is the issue. दूसरा, जैसे आप बोलते हो ना कि भाई fear factor, life situation, when you are seeing everyone, you are doing the briefing. तो मैंने किसी को फिजिट ही नहीं देखा, लड़कों को, जवान को, JCOs को, ऑफिसर्स को. आपको ताजुब होगा, मेरे 2 ऑफिसर छुट्टी में थे, ऑपरेशन पराक्रम की बात है शायद, एंड दे गॉट मैरिड. आज शादी हुई है, कल टेलीग्राम आया, बैक इन द यूनिट. एंड मेरे टाइम में जब ज्वाइन किया था, वी वर 6 ऑफिसर्स सेकेंड जनरेशन इन द यूनिट, फ्रॉम द कमांडिंग ऑफिसर, ऑल कंपनी कमांडर्स, एडजुटेंट, जिसके पेरेंट्स ने साथ फादर ने नौकरी करी थी उसी पलटन. तो कोई एम्बिग्यूटी का सवाल ही नहीं था. अब मैं जब अपने बारे में नहीं बोल रहा, मैं तो सबके बारे में बोल रहा. मैंने किसी को नहीं देखा, और 100% पीपल हु वर देयर, नॉट अ सिंगल रिपोर्टेड सिक. कभी भी किसी को कहीं जाना है तो कोई नहीं. सिचुएशन क्या होता था? सिचुएशन आप निकलते थे बाहर, आप अपनी AK लेके जाते थे, जिसमें 2 मैगजीन लगाते थे, एक ऊपर एक नीचे, बिकॉज हार्डली एनी टाइम इवन यू स्विच ओवर मैगजीन्स, तो 2 मैगजीन्स में टेप से ऐसे बंधा होता है, एक लगा हुआ है, एक ऐसे. So when you change, you just change it. The quick action. So you have to be you have to have that courage and ideas which are required. So never felt anything. The reason is simple. Your training, that's one. And then when you are the society structuring, and then your buddies and troops who are there. It's very important. I second that. You know, we were both commanding during Parakram after the Parliament attack when the army was deployed. So my regiment was deployed. We were in the desert sector. People, some Jawans were supposed to go and get married and all. सबने अपनी शादी postpone करा दी. So I said, XYZ, you were supposed to go and leave, get married. लड़ाई के बाद देखेंगे, लड़ाई मिस नहीं होनी चाहिए. My problem as CO was rear party. Nobody was ready to stay in the rear party.
You see, if there is a war, and when he goes back to his village, and he asks, हाँ so फलाना सिंह तू कित्थे सी कि मैं rear party में था. Rear party मतलब वो तो पीछे, मतलब some people have to be kept in the rear. They have to look after the logistics and this and that. So it will be very difficult for him to explain कि I did contribute. So nobody was ready to stay in the rear party. Everybody wanted to be up ahead. So I had to rotate people. So after every 15-20 days, the rear party fellow would come in front, and from front I would send some fellows into the rear party, other than some who had some medical issues. So people were, you had to hold them back. You had to hold them back. They were so full of Josh, and they were just raring to go. These regiments के अंदर वो जो regimental spirit जब बन जाती है ना, जिसका जिक्र बेगड़े साहब कर रहे थे, वो उसका एक अपना अलग ही नशा होता है और उसका एक अलग ही जज्बा होता है, और उसकी कोई भी चीज, कोई भी टास्क को कंप्लीट करने का उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसको नॉर्मल तरीके से परखा नहीं जाता. दे विल गो एट इट लास्ट मैन लास्ट राउंड, पर वो उसको छोड़ेंगे नहीं. राइट. तो सर, क्या आपके करियर में कभी ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जिसमें एथिक्स और ऑर्डर्स के बीच का फर्क आपको महसूस हुआ? मेरी सर्विस में, सिंस आई जॉइंड टिल आई रिटायर्ड, मुझे कभी किसी ने कोई अनएथिकल काम करने को नहीं कहा, ना मैंने किया, और ना जो मैं कर रहा हूं और मुझे कोई अनएथिकल ऑर्डर मिला हो. शायद शक्ल देख के नहीं बोला हो, वो अलग बात है, पर मुझे ये मतलब ये अगर आप उसको टेस्ट करें, आई रिसीव नो, एंड आई फाउंड द आर्मी टू बी वेरी एथिकल. कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, 19-20 थोड़ा बहुत होता होगा, बट बाय एंड लार्ज द सर्विस वाज वेरी एथिकल, एंड it was very competitive. Means if I'm not wrong, in the whole army there would be about 500-600 brigadiers. Less than that. 450 to 500 brigadiers in a batch, right? एक बैच में करीब 1001 कैडेट्स होते हैं पूरे साल के बैच के अंदर. तो और आपकी पूरी उस बैच में से कोई 10-15 ब्रिगेडियर्स बनेंगे, 3% of the strength becomes, और less than 1% जनरल बनेगा. So there is very tough competition. So as compared to other professions, competition is very tough. But that does not mean that the quality of life is not good. Yeah, there is an element of disgruntlement. ऐसा generally देखने को मिलता है. There may be some elements here and there, but by and large that is not the case. So I think army has been holding its ethics together pretty well. So our next segment is leadership and brotherhood. So ब्रिगेडियर सिंह, आप ये बताएं कि आर्मी में ब्रदर्स इन आर्म्स सिर्फ कहावत नहीं है. क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा भाई मिला यूनिफॉर्म के अंदर जिसका आप हमेशा जिक्र करते हैं? मैं इसमें एक तो लीडरशिप के बारे में बताऊंगा. पहला कि लीडरशिप ऐसी लीडरशिप है कि आप यू हैव टू बी स्टर्लिंग अ लीडर विच इज़ बियॉन्ड एनीथिंग एल्स, जस्टिफाइबल, एथिकल, एवरीथिंग ऑल इन वन. जो भी आप कार्य करते हो, यू शुड बी आइडल टू योर ट्रूप्स एंड योर टू जूनियर्स. इफ़ यू आर दैट, दे विल फॉलो यू टू एनी प्लेस व्हाट यू टेल देम टू डू. नंबर 1 कि आप सिविल में बताइए कि किसी को एक यंग बंदा जो 22-23 साल का है, यंग कैप्टन साहब, he tells his company where he has got age senior wise people are there, junior commissioned officers are there. He takes them, Captain Vikram बता टाइगर हिल कैप्चर करना है, इस तरीके से करना है, they follow him. In civil is there anything where a guy says कि भैया वहाँ पे ऊपर से गोली आ रही है, माइनफील्ड पड़ी हुई है, आर्टिलरी शेलिंग आ रही है,
आप जाओ कैप्चर करो, डिफिकल्ट, ठीक है. देयर दे फॉलोड हिम, नॉट अ सिंगल नो. आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल. जहाँ पे टाइगर हिल ऊपर है, ऊपर से आर्टिलरी शेलिंग आ रहा है, एमएमजी फायरिंग आ रहा है, दुश्मन फायर कर रहा है, आप नीचे से चढ़ रहे हो, माइन फील्ड लगी हुई है, और उसमें लोग बाग बोलते भाई मैं आगे जाऊंगा, साहब आप पीछे आ जाओ. है ना, यंग ऑफिसर 23 ईयर्स एज है, विक्रम बत्रा. हाँ, एंड ही गेव ऑर्डर्स टू हिज कंपनी प्लाटून. इसमें जूनियर कमीशन ऑफिसर भी थे जो उम्र में उससे ज़्यादा थे. किसी ने भी नहीं बोला नहीं जाओ. कभी कभी तो ये था, साहब आप पीछे चलिए, वील गो इन फ्रंट. सो दैट इज द लीडरशिप. एंड व्हाई इट इज सो, इसका कारण क्या है कि आप, इट बिकम्स स्टार्ट्स फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसीजर. सिलेक्शन प्रोसीजर में आपके जो एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, उसमें आपका 6-7 दिन तक आपका इंटरव्यू होता है. यू आर टेस्टेड इन एवरीथिंग, योर मेंटल मेकअप, योर साइकोलॉजिकल, योर फैनेटिज्म, सब चीज़ें, वीकनेस सारा चेक करते हैं. देन दे सेलेक्ट आउट ऑफ दैट द पर्सन हु इज फिट इनटू दैट. आपको ताजुब होगा कि बैच ऑफ 30, 40, 100% रिजेक्शन. इन एनडीए वैकेंसी 375 समथिंग इज देयर. समटाइम्स हम कोर्स चलाते हैं खाली 200, 250 से. तो कंपलसरी नहीं है कि हमको 300 वैकेंसी बढ़ना है. So we look at that leadership. That is the first issue, barrier, wherein the raw material is selected, the right persons with the right qualities are selected. The second issue comes with 3 साल training, NDA, like what he was saying, the physical, mental and everything is there. 1 year academy, Indian Military Academy, 4 साल की training. I think no other profession got 4 years of training. 4 years military training, where you are trained and you are trained as a leader. Rest of the things are automatically which comes to you. इसके अलावा नेक्स्ट स्टेज क्या है कि आप पास आउट होने के बाद में, इट डोंट स्टॉप देयर. यू गो फॉर यंग ऑफिसर्स कोर्स 6 months ड्यूरेशन. यू डू कोर्सेज ऑफ 3 months ड्यूरेशन, जूनियर कमांड कोर्स. यू डू सीनियर कमांड कोर्स. यू डू योर स्टाफ कॉलेज विच इज़ 1 years. कोई प्रोफेशन में इतने कोर्सेज इतने ड्यूरेशन के नहीं होते. अगर प्रमोशन कोर्स होगा तो 3 दिन का प्रमोशन कोर्स होगा. ठीक है. सो यू आर एवरी टाइम इम्प्रूविंग योर, enhancing your capabilities as a leader. Now comes ki what is your aim? You are supposed to lead your troops into death. Okay, like people say they are not they don't want to die, but they are willing to die for your families and your ladies. The issue is that they go there with that leadership, and then इसमें प्रोफेशन में जब आप लीडरशिप को देखते हैं तो वो अद्भुत लीडरशिप है. किसी को फैमिली में, किसी की फैमिली एडमिटेड है तो ब्लड इज रिक्वायर्ड. देयर आर 20 पीपल स्टैंडिंग टू गिव ब्लड. लाइन लग जाती है. सो नथिंग टू वरी. सो दैट दे आर नॉट रिलेटेड, दे आर नॉट फ्रॉम द सेम प्लेस, नो कनेक्शन, नो कनेक्शन. सो अल्टीमेट व्हेन यू लुक एट द ब्रदरहुड इज मच मोर, दैट इज पीस टाइम. In war time, again it is, bonding is, you give life for your brothers. Brotherhood जो ऐसा होता है, in that the rank structure is immaterial. You are a colonel, he is a rifleman, he is a last naik, he is there, he is fighting along with you. And you are fighting for him. You are ready to give your life. So that is the situation. So that camaraderie which comes in, it is inbuilt in the system. कहते हैं ना इनबिल्ट होता है, वैसे इनबिल्ट है. राइट फ्रॉम योर सिलेक्शन, योर ट्रेनिंग एंड योर बॉन्डिंग, योर स्टेइंग टुगेदर, एंड देन द रेजिमेंटेशन. व्हाट ही वाज टॉकिंग, रेजिमेंट का हिस्ट्री, इतिहास, बॉन्डिंग. हम रिटायर हो गए, हाँ काफ़ी टाइम हो गया. वो टुडे ऑल्सो वी आर इन कम्युनिकेशन विथ ऑल द ट्रूप्स, राइट फ्रॉम पीपल गिविंग अ कॉल ऑन द हैप्पी दिवाली. साहब नेपाल से बोल रहा हूँ, सुबदार मेजर. ओके, वो रिटायर्ड 20 years back. Senior to me in age and service. So that's the bonding. What I can give it to him, tell me. So our next segment is armed forces versus civil careers. So ब्रिगेडियर राठौड़, आप बताएं कि आज के ज़माने में अगर किसी स्टूडेंट को आप को मोटिवेट करना हो या ये बताना हो कि आर्म्ड फोर्सेस क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो व्हाट वुड यू टेल देम? देखिए, मेरा ये सोचना है कि एज एल्डर्स हमारी जवाबदारी है कि हम स्टूडेंट्स को सही जानकारी दें.
डिसीजन उन पे छोड़ना है। शायद आर्म फोर्सेस सबके लिए सूटेबल ना हो, एंड दैट अप्लाइज टू एनी करियर फॉर दैट मैटर, राइट? सो जो फोर्सेस हैं, प्रोज कॉन्स क्या हैं, किस प्रकार की का उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, उसके बारे में जानकारियां देना टू एन एक्सटेंट वो हमारी जवाबदारी बनती है। और बाकी आजकल के बच्चे बड़े समझदार हैं और इंटरनेट के ऊपर काफ़ी जानकारी अवेलेबल है। राइट। सो ब्रिगेडियर सिंह, अब आप बताएं कि हाउ इज लाइफ आफ्टर आर्मी? क्या ट्रांजिशन इजी होता है या सोल्जर हमेशा सोल्जर ही रहता है? जैसे वंस अ सोल्जर ऑलवेज एंड वंस अ गुरखा ऑलवेज अ गुरखा, ठीक है। इसमें हम मेरे लिए इतनी कोई तकलीफ नहीं हुई। इसका कारण ये था कि एक तो बीइंग अ सेकंड जनरेशन आई न्यू लाइफ, एंड व्हेन आई वाज इन स्कूल सीनियर एंड कॉलेज माय फादर रिटायर्ड, तो उनके कॉलेज वगैरह सब मिलते थे, कैसे ज़िंदगी जीते थे वो देखते थे। आई सीन देम लिविंग लाइफ एंड एन्जॉइंग इट वॉट एवर एट दैट टाइम थिंग्स वर अवेलेबल, दे वर वेरी गुड टाइम। सो एक वो माइंडसेट था कि रिटायरमेंट के बाद में, एंड विजिटेड ऑल द पीपल लाइक आई सी वन मेजर जनरल भगवती सिंह जी, ही वॉज देयर, जनरल सगत वॉज देयर विथ माई फादर, आई मीट हिम ऑल्सो। तो एक देखी हुई लाइफ थी कि किस तरीके की ज़िंदगी जीते हैं। दूसरा कारण ये था कि हमारे टाइम में हम छुट्टी जयपुर ही आते थे। दैट आर नॉट देयर कि आई गेट लीव एंड आई गो एंड ट्रैवलिंग समवेयर विथ माई फैमिली, वी यूज्ड टू कम टू जयपुर ओनली। दैट वाज द, आई कैन से, बॉन्डिंग वाज देयर, लव एंड अफेक्शन वाज देयर। तो हम जयपुर ही आते थे, हम कहीं घूमने नहीं जाते थे। तो साल में 1 महीना 2 महीना जो भी छुट्टी मिलती थी, जयपुर ही आते थे। जयपुर ही उस टाइम जयपुर ही रहते घर पे। सो वन न्यू ऑल रिलेटिव्स, एवरीवन यूज्ड टू मीट एवरीवन। तो इतना बदलाव नहीं आया। बदलाव किस में आया कि आपकी जो दिनचर्या है, अब दिनचर्या क्या कि एज ए व्हेन यू रीच अ लेवल ऑफ सीनियर ऑफिसर इन द आर्मी, योर रूटीन इज मॉर्निंग यू गेट अप, गो फॉर अ वॉक, किसी को चेक कर लो, वापस आओ, ब्रेकफास्ट करो, 4-5 घंटे ऑफिस में जाते हो, काम करते हो, शाम को गोल्फ खेलने चले जाते हो, यू कम बैक, देयर सम पार्टी, समथिंग इज देयर। इन नन नटशेल, इन इक्वली अगर देखा जाए तो मेरा रूटीन वही है जो मैं सर्विस के टाइम था। I get up in the morning, go for a walk, come back, read newspaper, have my breakfast, then do some calls and meet people. After lunch, I have a good sleep. Evening, I get up, then कहीं जाना होता तो तैयार होके चले जाते। तो फाइनल रिटायरमेंट आर्मी से होने के बाद में 4 साल CRPF में था। तो दैट वाज अ कूलिंग ऑफ पीरियड वेयर माय लाइफ वाज सेम, बट इट वाज अ डिफरेंट विद द सिविल एनवायरनमेंट आई वाज वर्किंग। एंड देन कमिंग बैक टू जयपुर, जयपुर में क्या है कि एक तो मेरा सोशल कनेक्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। यहीं के रहने वाले, रिश्तेदार यहीं हैं, स्कूल यहीं है, कॉलेज यहीं है, आर्मी फ्रेंड्स आर देयर। सो देर आर नंबर ऑफ ग्रुप्स विच आर देयर, एंड एट टाइम्स it is difficult to say no, but when people say come in the evening, are you free, I tell them I am committed, I can't come. So that is the situation. And then अलग अलग आई वुड से द अलग अलग फोरम वाले अलग अलग फ्रेंड्स हैं जो हैं, उनसे डिस्कशंस आर ऑन डिफरेंट प्लेन। दिस इज अ बिजी लाइफ, एंड आई लास्ट आई वुड से आई, इसके अलावा डोमेस्टिक कार्य भी है, बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग रहते हैं। तो इट हैज बीन अ गुड लाइफ, स्टिल इट इज़ गुड। एंड फिर आप जैसे यू कॉल अस फॉर आर्ट वेयर वी कैन नरेट थिंग्स, सो दैट इज ऑल्सो देयर। Now our next segment is India versus Pakistan conflict. So ब्रिगेडियर राठौड़, आप बताएं कि अभी जो करंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, सो आप दोनों सीनियर ऑफिसर्स के नज़रिए से स्पेशली मैं जानना चाहता हूं कि आपका क्या मैसेज है सोल्जर्स के लिए और जनता के लिए? आर्मी के जवान हैं वो तो थोड़े डिसअपॉइंटेड होंगे शायद, क्योंकि ये एयरफोर्स ने ही पूरा काम निपटा दिया मोटे मोटे तौर पर। तो हमारा तो मौका ही नहीं आया। तो ये कुछ इन्फेंट्री वाले दोस्त मजाक कर रहे थे कि पूरी इतनी ट्रेनिंग कराई और जब टाइम आया तो 3-4 दिन में ही बंद कर दिया। कुछ थोड़ी देर चलने देना था, हमारे को भी मौका मिलना चाहिए था। दैट इज ऑन द लाइटर साइड। The dynamics on the subcontinent, I think, have changed. I don't think if the trend continues like this, then the punishment is going to be so intense in case of a
future terrorist strike. That is trying to scare us with the nuclear umbrella, scare us of deeper conflict. That will not work. So I think the dynamics of the subcontinent will change, and the players who play the larger strategic picture in this Indian subcontinent. After all, Pakistan could not be acting on its own. So that will also undergo a change, or has already undergone a change. This is my assessment. So let's see how the situation is still unfolding. It is yet to mature into its to its end result, but it is moving in the right direction. So it's going to be good for everybody. But I think the government has done an excellent job. The armed forces have done an excellent job. What is heartening is the way we have been able to absorb technology. That the young children will be very interested. How we have been able to absorb technology, incorporate it in our functioning, and have it give us good results. Also heartening is to see that a very large percentage of the weapon systems used were made in India, Atmanirbhar, and so these are very positive outcomes. And I think all in all, we stand far more stronger. We have sent out a very decisive message. It is going to resound in the world across. And if we handle things well and don't let the reins slip from our hands, I think we should move the horse in the right direction, and the country should do well. सो ब्रिगेडियर सिंह, आप बताएं कि आज की जो ये टेंशन वाली सिचुएशन है, क्या ये फुल स्केल वॉर बन सकता है या ये एक पॉलिटिकल सिग्नलिंग तक ही लिमिटेड रहेगा? इसमें जो स्टार्ट पॉइंट था, जो पहलगाम में मिलिटेंट उन्होंने जो बर्बरता दिखाई, उसके बाद हमारा एम था कि भैया टेररिस्ट के जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का. दैट वाज द इनिशियल एम विच वाज देयर. एंड उस एम को मद्देनज़र रखते हुए हमने वो 9 जगह सिलेक्ट करी जिनकी इन्फॉर्मेशन पहले भी थी. फर्दर इनपुट्स वर टेकन केयर अदर एस्टेब्लिशमेंट्स एंड दे वर सिलेक्टेड एज टारगेट्स, एंड उनके खिलाफ कार्रवाई करी. वो एम वाज टू डिस्ट्रॉय दोज ट्रेनिंग, आई एम नॉट सेइंग कैंप, ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स, be it training, be it modeling, be it indoctrination, be it headquarters. So they were the ones which were destroyed. Now the second phase which comes in, ki retaliation anticipated, they retaliated, and they, I would say, addressed our military installations, saying we are doing that, but in that civilian population was also addressed. So in our second action which was there was ki we thereafter bombarded their military establishments. That was the second night which occurred. The third night thereafter, further escalation, then we destroyed their strategic, I would say, strategic installations in terms of airfields, other depots and things which were there. We had addressed them. So that was the issue. Then the issue came of nuclear threat, which India is a bigger nuclear country than when we look at Pakistan, but we never boast that we can do that. Yeah. So it was, I would say it was a null and void situation. If you are equal at partner, maybe the other opponent is more than equal, then saying कि मेरे पास में भी गुप्ती है, तेरे पास में भी, I think that he should see कि उसके पास में भी तलवार है. So that was no issue actually. So that threat is a no-go. And finally, when you look at the dividends, हमारा फर्स्ट एम वॉज अचीव्ड वेरी क्लियर, टेररिस्ट एस्टेब्लिशमेंट डिस्ट्रॉयड. द सेकेंड एम विच वॉज देयर वॉज अगेन, द थर्ड एम विच वॉज देयर टू गिव हिम ना, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं कि गिव इट अ सॉलिड गुड ब्लडी नोज, दैट वॉज गिवन, विच रिजल्टेड इन टू वेरियस things being destroyed.
And that's finally, when you look at it, any war, be it First World War, be it Second World War, you have to end at that some level. We can continue, but हमारा aim वो नहीं है. हमारा aim अगर complete destruction of Pakistan was there, then things would have been different. If our aim was to put 10 nukes and destroy Pakistan and world map से हटा देना, that was not our aim. So continue करने का aim, what is the aim? Should we go and capture that? हमने 71 में 90,000 prisoners उनके पर रखे थे, बांग्लादेश बना दिया, बांग्लादेश को इंडिया का हिस्सा नहीं बनाया, एम नहीं था, और 90,000 को हमने बिल्कुल रेस्पेक्टफुली खाना ना खिला के अच्छी तरह से वापस भेज दिया. The aim was not there. So our aim this time was to teach a lesson that if militant activities continue, support of militants is there, then there will be a punitive action. So that message have gone very clearly. Message to the extent that with the destruction, कि वो उनके सामने डिस्ट्रक्शन किया, वो दोबारा हो सकता है, with the more wherewithal. और इसका डिविडेंड क्या निकला कि now the scenario of the battlefield have changed. Aerial warfare is coming. When I say aerial, by air, by drones, by missile, that aerial warfare is coming. So aerial defense system is the one which has to be more robust. But ground forces तो finally चाहिए. Ground forces अगर हमको capture करना होता तो with the aerial we could have sent ground forces, but our aim was not that. Capture करके क्या करते हैं? When you look at it, हाँ, एक issue है कि POK को वापस लेना है. That one has to decide, and that can be done. It can be done by military force. It can be done politically. It can be done otherwise. So that is issue which is pending with the government. Probably they are already thinking of it. Some system is being worked out. So that is good for POK also. People of POK, Pakistan occupied Kashmir, is also good because उनकी लाइफस्टाइल ठीक हो जाएगी, जिंदगी सुधर जाएगी. तो मेरा एक इसमें फाइनल I would say advice to Pakistan is they have to just follow what India is saying. 78 years back, we created Pakistan. Pakistan राज्य था ही नहीं, स्टेट था ही नहीं, नेशन था ही नहीं. पाकिस्तान नॉट एग्जिस्टिंग. वो बलूचिस्तान था, पंजाब था, गिलगिस्तान था. पाकिस्तान तो था ही नहीं. पाकिस्तान तो हमने क्रिएट करके पाकिस्तान बन गया. अब भैया पाकिस्तान इंडिया को फॉलो करता तो एवरीथिंग वुड हैव बीन गुड. बॉर्डर्स वुड हैव ओपन्ड, बिजनेस वुड हैव बीन देयर. तकलीफ किस बात की? तो आज भी एडवाइस ये है कि जस्ट डू व्हाट इंडिया इज टेलिंग देम टू डू. थिंग्स आर रिजॉल्व्ड, देयर नो इशू. फिर दूसरा इसमें ये कि अगर ये करेंगे तो पाकिस्तान के लिए ठीक है. बट पाकिस्तान में 3 प्लेयर्स हैं, द सिविलियन गवर्नमेंट, द मिलिट्री एंड द मिलिटेंट्स. ये तीनों अपने अपने दायरे में अपने हिसाब से काम करते हैं, एक दूसरे का आदेश नहीं मानते. गवर्नमेंट अपना करना चाहती है, मिलिट्री अपना करना चाहती है, मिलिटेंट अपना करना चाहता है. वो कहता है मत करो तो वो शाम को आके कर जाएगा. सो इन तीनों को अब इसमें से समाप्त होने वाला कौन है लीगली? मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इज देयर व्हिच शुड नीड्स टू बी इरेडिकेटेड. मिलिट्री रिमेन्स, सिविल गवर्नमेंट रिमेन्स. सो दे हैव टू रिमेन. तो डिविडेंड्स हैव बीन देयर. वर्ल्ड में एक तरीके से अगर आप देखेंगे अगेंस्ट द मिलिट्री, आई वुड से द मिलिटेंट्स एंड द टेररिज्म, द एक्शन व्हिच हैव बीन टेकन इज एन एग्जांपल. इट एन एग्जाम्पल टू द एक्सटेंट कि दिस ऑल्सो कैन हैपन. आपकी कंट्री में मिलिटेंट्स आते हैं, सिविलियंस को, नियतों को मारते हैं. मारने के बाद में देश क्या करता है? वो जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है, उस देश में जाके वी क्रॉस बॉर्डर, वी वेंट टू दैट कंट्री, वी डिस्ट्रॉयड. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ, आई वुड से, द माइंडसेट व्हाट इज देयर ऑफ द नेशन, ऑफ द होल नेशन. और इस स्थिति में जो सबके स्टेटमेंट है, राइट फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर, everyone was saying you do something. The support was there, morally, mentally support was there. So I think that ये एक it will bring a stop to these activities to some level. They know कि दोबारा होगा तो ऐसा एक्शन हो जाएगा. Why should the government of Pakistan or Pakistan nation should suffer for the militants what is required? They'll tell them, they'll stop them, they'll squeeze them. Funding stop करेंगे, पैसे stop करेंगे, training stop करेंगे. So that will happen. It will probably, to my mind, it will reduce. It will reduce. So our next segment is AI and future of warfare. So ब्रिगेडियर सिंह, आपसे ही शुरू करते हैं कि अभी जैसा आप बता रहे थे कि आज AI और ड्रोन्स ऑलरेडी बैटलफील्ड का हिस्सा बन चुके हैं. So इनके आने से ट्रेडिशनल जो सोल्जरिंग है उसका क्या फ्यूचर है?
टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है, दैट टेक्नोलॉजी इज एड ऑन टू द ग्राउंड सोल्जर. द ग्राउंड सोल्जर इज नॉट एड ऑन टू द टेक्नोलॉजी. आपके पास में पहले टैंक नहीं थे, टैंक आ गए. आपके पास में पहले एयरक्राफ्ट नहीं थे, एयरक्राफ्ट आ गए. आपके पास में पहले आर्टिलरी नहीं थी, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी आ गई. आपके पास में मिसाइल्स नहीं थे, वो आई एम टॉकिंग लास्ट 100 years आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. मिसाइल्स आ गए, बट मिसाइल्स हैव नॉट रिप्लेस द मैन ऑन ग्राउंड. फाइनली व्हेन यू लुक एट इट, they are to be fired, utilized that technology AI by the person sitting behind the machine is to work. Number one. Number two, आपको ये सारी टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करके you have to refine the technique of battle. Technique of battle when I say like अभी ये वाली बैटल हुई है, लड़ाई हुई है, इसमें we have used sorts of drones and missiles and things like that. AI will come in, assessment वो करेंगे, सब कुछ करेगा, सारी चीज़ें करेगा, टारगेट एनालिसिस करेगा, टारगेट सेलेक्ट करेगा. AI will do that. But someone has to press the button. That's where the human being comes in. Finally, दूसरा क्या है कि what is the requirement of the infantry soldier? आप कोई जगह कैप्चर नहीं कर सकते. चांद पे आपने मशीन भेज दी, लेकिन चांद पे why Armstrong was sent? Tell me. Foot on that moon was required to be there. Then he say we have gone to the moon. So the foot on the ground is required. Till the time the ground soldier is not there, it is of no use. I'm giving example of the moon. So that machine is there. It has gone to the moon number of times. But they have to put a man there to prove that yes, the human being is there. So finally, requirement with the AI, with the machinery, with the warfare technique will change, system will change. But the soldier is still required. The soldier will be master of AI, not the AI master of the soldier. That is the better method. If you make AI I would say master of the soldier, then it is a different scenario. Then you got no say. फिर तो वही डिसाइड करेगा. आने वाले समय में बहुत चेंजेस आएंगे. सो ब्रिगेडियर राठौड़, आप ये बताएं कि क्या यूथ को एआई और टेक्नोलॉजी से भी जुड़ना चाहिए अगर उनका इंटरेस्ट आर्म्ड फोर्सेस में आने का है? मैं तो ये कहूँगा कि जनरली जो अभी यंगर जनरेशन है उसको उभरती टेक्नोलॉजीज़ के साथ रहना चाहिए, उसके बारे में अवेयर होना चाहिए. क्योंकि ये एआई और ये जितनी भी नई टेक्नोलॉजी अभी आ रही है, ये हर हमारी ज़िंदगी के हर पहलू के अंदर ही असर डालेगी, ना कि सिर्फ फौज के अंदर. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि आर्मी तो वैसे भी थोड़ी कंजर्वेटिव है, ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा स्लो चेंज करती है. पर जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है दैट इज़ वेरी डायनेमिक. तो अगर आप इफ़ यू आर नॉट अप विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, यू विल बी आउटमोडेड, यू आर आउटडेटेड, ऑब्सोलीट. सो उनको फिर आपकी ज़रूरत नहीं. सो ये तो बहुत निहायत ही ज़रूरी है, और ये है हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी जवाबदारी बनती है कि बच्चों को सही एक्सपोजर दिया जाए, उनको सही बताया जाए कि भाई ये है क्या, और इसको कहाँ से सीखा जा सकता है, कैसे सीखा जाता है, क्या कोर्सेज होते हैं, और ये हमारे लाइफ के अंदर क्या असर डालेगा. हर चीज़ में असर डालेगा, फौज में भी बहुत असर डालेगा, और वो असर ऑलरेडी हम देख रहे हैं, और आने वाले समय में और भी ज़्यादा डालेगा. सो वी नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ emerging technologies, otherwise the person will be absolutely obsolete. So there's no doubt about it. Okay, so now we come to our next segment, which is a rapid fire round. So are you both ready for this? Okay, so I would like to start with Brigadier Singh. आप ये बताएं सर, सियाचिन की सबसे क्रेजी मेमोरी क्या है आपकी? मेरी सियाचिन की सबसे क्रेजी मेमोरी है कि वन ऑफ माय ऑफिसर कॉल्ड, ही सेड सर आर्टिलरी शेलिंग आ रहा है मेरे ऊपर बंकर पे. मैंने क्या हो गया, क्यों आ रहा है? तो वो कहता है सर मैं बोर हो गया था. क्या किया? कि सर मैंने मोटर फायर कर दिया. सर दे रिटेलिएटेड. मैंने कहा व्हाट हैपेंड? सर आई वाज गेटिंग बोर्ड, आई डिडंट हैव एनी वर्क टू डू. सो व्हाट यू डिड? आई स्टार्टेड फायरिंग माय मोटर. मैंने मोटर फायर किया, वो दबा के फिर अब उसका गोला आ रहा है. मैंने कोई बात नहीं, आने दे फिर. ओके, सो ब्रिगेडियर राठौड़, आप बताएं कि अगर आप फौज में नहीं होते तो क्या कर रहे होते?
वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। खेती बाड़ी कर रहा होता कहीं? ओके, दैट्स नाइस। जय जवान जय किसान। ओके, सो ब्रिगेडियर सिंह, आप बताएं कि आईएमए के में आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई पनिशमेंट मिला हो, या सबसे ज़्यादा आपको ऐसा कोई मोमेंट जब आपको पनिश किया गया हो? ड्यूरिंग ट्रेनिंग मेरे को आईएमए में मिला था। उसमें कभी कभी आप सोच विचार करते हो, मैं भी सोचता हूँ इन द बैकड्रॉप आई थिंक। सो आई वॉज लेट बाय 1 डे आफ्टर द लीव। तो मेरे पाँव में एक फोड़ा पुंसी हो गया था, स्वेलिंग हो गया था। तो यहाँ डॉक्टर को दिखाया। वी आर अवे फ्रॉम द कैंट, फार अवे, अभी तो नज़दीक है। वहीं दिखाया तो एक दिन 24 आवर्स आई वॉज लेट। सो आई वॉज कॉल्ड बाय माई इंस्ट्रक्टर देर। ये आज भी, मैंने कहा स्वेलिंग हो रखी थी उस तक, मैंने कहा सर स्वेलिंग, पस भी भरा हुआ था। सो दे वर नॉट कन्विंस्ड। इट्स अकेडमी इज वेरी, देयर पीपल आर वेरी स्ट्रिक्ट। सो ही टुक मी टू द बटालियन कमांडर, ही वॉज फ्रॉम पैरा कमांडोस। कभी कभी अच्छी चीज़ें भी आपके खिलाफ चली जाती हैं। हाँ, तो ये आज में क्या व्हाट हैपेंड, मैंने कहा सर दिस आई गॉट हर्ट एंड ड्यू टू टाइट शूज एंड द स्वेलिंग इज देयर, इट इज पास फॉर्मेशन, आई गॉट लेट 1 day. What's your father? I said he is a retired colonel from which regiment? He's from Gurkhas. He must have given punishment to a lot of people for being late. This is the punishment for you. मेरे को उसने इतनी सारी punishment Then he asked me, why didn't you go to military hospital? अब उस टाइम है ना, अकेडमी में तो यंग थे, तो कभी दिमाग में नहीं आया कि मिलिट्री हॉस्पिटल बहुत दूर था, 15-20 किलोमीटर दूर, में कैसे जाता, है ना, बट वो दिमाग में नहीं आया। अब यू आर स्टैंडिंग देयर क्वाइटली इन फ्रंट ऑफ द कर्नल हु इज देयर, बटालियन कमांडर अकेडमी के अंदर एज ए कैडेट। तो फिर दूसरा सवाल पूछा, योर फादर, में इज ए कर्नल, अच्छा इज ए कर्नल, व्हिच रेजिमेंट? गुरखास। गुरखास, ही मस्ट हैव गिवन पनिशमेंट, जो 1 घंटा लेट होगा उसको भी पनिशमेंट दिया होगा। ले भाई, तो मेरे को प्रसाद मिल गया। दैट वाज ओनली पनिशमेंट आई गॉट। माय फादर वाज डूइंग ट्रेनिंग अकेडमी में, वो बताते थे कि आईएमए में ट्रेनिंग किया ब्रिटिश टाइम में। एट द फैग एंड पासिंग आउट से पहले देयर सार्जेंट, ऑल ब्रिटिशर्स वर देयर, ही आस्क्ड सारे जेंटलमैन कैडेट्स खड़े, हु डिडंट गेट पनिशमेंट? सो माय फादर रेज्ड द हैंड। तो ही सेड, हु टोल्ड यू टू रेज योर हैंड? 1 extra drill. He got 1 punishment. So I got 1 punishment in my life. That was only punishment. ओके, सो ब्रिगेडियर राठौड़, आप बताएं कोई एक ऐसा स्लैंग जो आर्मी वाले यूज करते हैं और सिविलियंस नहीं समझ सकते। बहुत होती है स्लैंग। ये हमारे जो एब्रीविएशंस होती हैं वो अलग होती हैं, सो काफ़ी बार उनको समझ नहीं आती है। With any particular slang comes to Generally, what he uses slang is when you get annoyed, he's a bloody fool. He's a bloody guy. Not a fool. So bloody is, what is bloody? he can be a bloody good guy and he can be a bloody fool. Fool also. But in both the cases, he'll be bloody. Yeah. So what is bloody? I don't know what is bloody. Right. Okay, Brigadier Singh, you have been to Baramulla, Siachen, and also Northeast, right? Yeah. So, most memorable command location, Baramulla, Siachen, or Northeast? I started my command in Siachen, which was there. Parakram was on. Ladai ka mahol tha. Well prepared. That was, I would say, out of thereafter we moved. We are in Pathankot, then Kanpur, desert terrain. Finally, I handed over in Aknoor. Chenab wala bhi chalna nahi. Aknoor ka ilaka. I was there. So, like I said, wherever I've been, I used to enjoy. Memory wise अगर मैं देखूं तो चेनाब के बैंक्स वाला मेरे टेन्योर सबसे अच्छा लगा। क्यों लगा? वहाँ पे मालूम था कि भैया दुश्मन इस तरफ है, एलसी के उस तरफ, you know which side is enemy and that is what thing was. एक तरफ चेनाब बैठा था। चेनाब का पानी जो वो बर्फ से ठंडा, बर्फ से आता है। It was a cold snow ice melting and it was very cold. तो गर्मी के दिन में मैं क्या करता था, मैं गाड़ी लेके अपनी थर्मस में मेरा लड़का चाय लेके चलता था। आई यूज्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैंक्स ऑफ चेनाब एंड इट वाज द कूल एयर। ऐसे लगता था जैसे एसी के ऊपर से हवा आ रही है। हाँ, तो वो काम के अलावा की बात बता रहा हूँ। सो द बेस्ट टाइम आई एन्जॉयड वॉज ऑन द बैंक्स ऑफ चेनाब रिवर। वेरी गुड टाइम। ऑपरेशनली चैलेंजिंग था। ग्लेशियर वॉज ऑल्सो मोर चैलेंजिंग, all other places, but that was the coolest place. We sit down, have a cup of tea.
एक इंसिडेंट मैं बताना चाहता हूँ। मैं सैचिन ग्लेशियर में था, तो मैं वॉक के लिए जाता था शाम को सवेरे। तो माई बडी यूज टू गो विथ मी विद अ वेपन एंड थर्मस एंड बायनोकुलर्स एंड एवरीथिंग। तो एक दिन वो थोड़ा लेट हो गया, तो मैंने कहा चलो मैं चला जाता हूँ वॉक के लिए। तो जहाँ हमारा वी आर अराउंड 12,000 फीट, जहाँ पे हमारा एस्टेब्लिशमेंट था, मेरा बंकर वगैरह, उसके नीचे एक लुंगपा, रिवलेट को लुंगपा बोलते हैं अपने कश्मीर में, हाँ, तो वो रिवलेट निकलता था, उसके ऊपर एक ब्रिज थी। तो मैं सिविल कपड़े में था, ट्रैक सूट में। सो आई क्रॉस्ड ओवर, पीपल सेंट्री वर देयर, ब्रिज क्रॉस किया, राइट टर्न किया, एंड वन साइड वाज द गोरिल, दैट लुंगपा रिवलेट वाज देयर, राइट साइड में हाई माउंटेन्स वे देयर, एंड इट वाज कोल्ड, इट वाज अराउंड बिफोर लास्ट लाइट, हाफ एन आवर 45 मिनट्स। तो मैं करीब आधे घंटे वॉक कर रहा था, अकेला था। वो रास्ते कोई नहीं जाता था, शाम को आगे जाके बर्फीला इलाका था। आगे चलते मैं देखा तो एक ऐसे ऊपर आई सॉ अ स्नो लेपर्ड. Snow leopard was sitting like this, bloodshot red eyes, fluffy, white with black spots, sitting like this, and you're looking at me like this. अब वो बोलते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे पास कुछ नहीं था, ना हथियार न था, ना कुकरी थी, कोई बंदा नहीं, किसी को मालूम नहीं मैं किस रास्ते के। रात होने वाली थी। अब मैंने कहा आज तो भैया टेस्ट हो गया। तो आई लुक्ड एट हिम, तो बोलते हैं रोंगटे खड़े होते हैं। तो मेरे को ऐसे लगा मेरे सर के भी बाल खड़े हो गए, मुझे लगा आई नो हो गए शायद। आई फेल्ट कि दिस ऑल्सो, बाकी तो होने ही थे। तो फिर मैंने कहा देखो, अगर मैं थोड़ा फिजिटी हुआ, डरा तो पक्का ऑब्वियसली, द मोमेंट जानवर की आदत होती है, थोड़ा कोई हिलता तो उसको तो 2 जंप मारना था, सीधा मेरे ऊपर आता। तो मैं उसी स्पीड में, मैंने कहा चलते रहो, घबराओ मत। आई वॉकड विद द सेम पेस, कीपिंग माई आइज। हाँ, तो मैं उसको फिर क्रॉस करता हुआ आगे गया। आगे जाके फिर मैंने देखा, तो तब तक वहाँ से उठ के चला गया था। और मैंने कहा ये नीचे आएगा, अटैक करेगा, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने 2 पत्थर उठाए, बड़े बड़े। फिर प्लान किया भाई अब कैसे मारूंगा इसको, ऐसे मारने से लगे ना लगे। मैंने कहा उसको अटैक करने दो, नज़दीक आएगा तभी मुक्के के हाथ में पत्थर से मारूंगा। सारे प्लानिंग इन द माइंड, दैट एप्रिसिएशन वाज गोइंग ऑन, हाउ टू फाइट। बड़ा मुश्किल काम था। दूसरा ये था, किसी को मालूम नहीं था कहाँ गए। नो वन न्यू इस साइड की, भाई आई वाज लेफ्टिनेंट कर्नल दैट टाइम, ये किस तरफ गए किसी को नहीं मालूम था, वो ढूंढने भी नहीं आता। तो मैं चौकस होके उसी स्पीड से धीरे धीरे धीरे, वो सेम स्पीड, नो चेंज, एंड विथ माई आईज एंड ईयर्स ओपन। और मैंने कहा ये आया। व्हेन they attack, what they do is first thing they try to catch the neck of anyone. शिकार करते हैं ना, वो नेक के ऊपर अटैक करते हैं। इवन ह्यूमन बींग्स, एनिमल, दे नो दे हैव इंस्टिंक्ट कि भाई कहाँ से पकड़ना चाहिए। तो मैं सावचेत था, मैंने कहा भाई बड़ी अच्छे पत्थर लिए थे, सॉलिड वाले। मैं चलता रहा। अनफॉर्चुनेटली वो आया नहीं थी, तो मैं मार देता। सो आई टेल दिस स्टोरी। अब उसमें मेरे को लेसन्स क्या मिले कि बिगर प्रिपरेशन नहीं जाना चाहिए, बिगर बताया नहीं जाना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। सो दैट इज अ नरेशन विच कम्स इन, बट इट वाज अ रियल लाइफ सिचुएशन व्हेन यू फेस अ डेंजर 1-to-1 एंड एनिमी ह्यूमन बीइंग। तो चलो हथियार के साथ मिलता अलग बात है, हाँ, लेकिन अब जानवर जो आपका कुछ है ही नहीं, आप कैसे लड़ोगे। हाथापाई बेयर हैंड से तो लड़ना थोड़ा कठिन था। सो इट इज इंटरेस्टिंग थिंग विच आई फेस्ड। राइट। सो ब्रिगेडियर राठौड़, एक कोई लास्ट एडवाइस जो आप किसी 15-16 ईयर ओल्ड को देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि बच्चों को कभी निराश नहीं होना चाहिए। जहाँ एक छोटा दरवाजा बंद होता है, याद रखें हरी सृष्टि एक बड़ा दरवाजा खोलती है। आप अपनी कोशिशें करेंगे, कई बार आप सक्सेसफुल होंगे, और काफ़ी से ज़्यादा लोग सक्सेसफुल नहीं भी होंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। तो हमारे को थोड़ा अपनी रेजिलिएंट होना चाहिए, विच इज़ ऑल्सो अ टीचिंग पॉइंट एक स्कूल के अंदर, व्हाट इज़ रेजिलियंस। और डायनेमिक होना चाहिए, और अपने
जो हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसको रीअसेस करना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। निराश जो हो गया उसने जंग हार गया। अगर आप निराश नहीं होंगे, ये बहुत बड़ी दुनिया है, इसमें बहुत कुछ हो रहा है और कहीं ना कहीं हमें हमारा मुकाम ज़रूर मिलेगा। तो ये जो पॉजिटिव आउटलुक है, जैसे ब्रिगेडियर साहब कहते हैं, ऑलवेज हैज़ ही लुक्स एट द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स। तो वो हमें मेंटेन करना है, एंड हाउ टू डेवलप द हैबिट of looking at everything with a very positive attitude, developing that attitude within yourselves, the positive attitude. That is very important. If you have that, then you are on the pig's back. Then you will go wherever you want to go. Okay, sir. One last advice from you as well, Brigadier Singh. एक्चुअली में जो यंगर जनरेशन है इन दैट एज ग्रुप, दे हैव अ क्वाइट, आई वुड से, वाइड वैरायटी ऑफ professions in front of them. So the issue was required is that they should prepare well for that, whatever they want to select. The planning should be there, and with that the correct profession, which what Brigadier Rathod is saying is true, कि एक रास्ता बंद होता, not necessary कि you will clear that exam. Competition is competition, why it's known. Not necessary कि भाई मैं बन ही जाऊँगा, तो नहीं बनोगे तो नेक्स्ट बनोगे, बट तैयारी करनी, प्रिपरेशन करना, प्लानिंग करना, एंड सिंसियरली उसके लिए वर्क करना। एक इसमें आवश्यकता पड़ती है मेंटर की, लाइक एनीवन शुड बी एबल टू गाइड देम। आई वुड से दैट इज़ अवेलेबल। वर्चुअल गाइडेंस से अच्छा है कि कोई फिजिकल उनको गाइड करने वाला हो, जिससे वो बैठ के बात कर सके। तो टेक एडवाइस फ्रॉम दैट एंड दे शुड फॉलो इट, दे विल अचीव सक्सेस। फाइनली ये कि वो हमेशा सुनता है बचपन से कि हार्ड वर्क इज़ पासपोर्ट टू सक्सेस। मेहनत तो करनी पड़ेगी, दे हैव टू वर्क हार्ड। Right. So thank you so much, Brigadier Rathod and Brigadier Singh. It was a pleasure talking to both of you. It was an honor having you here. Thank you so much, Mr. Thank you, Ki. thank you. Pleasure being here. Thank you. जिस तरह से आपने बताया कि क्या आर्म फोर्सेस में लाइफ किस तरह की होती है, क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या रिवॉर्ड्स हैं, आई एम प्रीटी श्योर जो भी स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स ये देख रहे हैं, और फॉर दैट मैटर जो भी आम आदमी भी, सिविलियंस स्पेशली ये देख रहे हैं, उनको ये जानने का मौका मिला होगा कि आर्म्ड फोर्सेस में लाइफ कैसी होती है। सो आज हमने दो ऐसे शख्सियतों से बात की, दो ऐसे आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स से बात की जो कहानी नहीं, एक किताब हैं। उनकी ज़िंदगी के पन्ने सिर्फ जंगों से नहीं, जज्बे से भरे हुए हैं। सो फ्रॉम ग्लेशियर टू जंगल, फ्रॉम डिसिप्लिन टू डिवोशन, we saw how the army is not just a job but a way of life, a philosophy that teaches you courage, clarity and character. अगर आपको लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन किसी को इंस्पायर कर सकता है तो इसे ज़रूर शेयर करें, और याद रखें, स्विच टॉक पॉडकास्ट में हम सिर्फ करियर्स नहीं बदलते, नज़रिए भी बदलते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए करियर, नए मेहमान और नए रास्ते के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।